तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में जितना हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं भाई, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लाइट को डिफाइन किया जाए तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सिंपलेस्ट टर्म में अगर डिफाइन करें तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें तो एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। तो इन एयर और वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है भाई? ये होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो ये स्पीड ऑफ लाइट होती है ये मीडियम चेंज करने पर क्या होती है भाई? चेंज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर दो अलग अलग मीडियम हम कंसीडर करें, हमने कहा यहाँ पे एक मीडियम सपोज हमारे पास क्या है, ये एयर है या वैक्यूम है, और दूसरा यहाँ पे लिया आपने कोई दूसरा मीडियम ले लिया, फॉर एग्जांपल ग्लास ले लिया यहाँ पर। तो एक मीडियम हमने एयर कंसीडर किया है, एक ग्लास कंसीडर किया है। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी? मैक्सिमम होती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस है यहाँ पर अगर स्पीड हमारी कैसी है? मैक्सिमम है, तो यहाँ पे स्पीड हमारी लेस देन, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है इसको डिनोट किया जाएगा सी से। तो दूसरे किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में उससे कम ही होगी भाई। तो ग्लास में ऑब्वियस है क्या, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट वो क्या होगी? लेस देन सी होगी भाई, यानी कि लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड करती है। और डिफरेंट जो हमारे मीडिया होते हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है भाई। तो मिनिमम जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो किसकी होती है? एयर या वैक्यूम की होती है। तो एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं भाई, तो वैक्यूम मिनिमम होता है। तो वैक्यूम हैज मिनिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। और जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती जाती है, हमें ध्यान रखना भाई। तो वैक्यूम हैज़ ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी? मिनिमम होता है। और एयर की भी ऑलमोस्ट उतनी होती है जितनी वैक्यूम की होती है। तो एयर या वैक्यूम, ये ध्यान रखेंगे भाई हम, एयर या वैक्यूम इनके लिए ऑप्टिकल डेंसिटी मिनिमम होती है, और इसीलिए एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी? मैक्सिमम होती है। अब हम ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम किसको कहेंगे भाई? तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मिनिमम होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? रेयर मीडियम कहलाएगा दूसरे के रेस्पेक्ट में। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी, फॉर एग्जांपल ग्लास है, तो ग्लास की भी क्या है भाई? वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगी। तो जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाएगा हमारा? डेंसर मीडियम कहलाएगा दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ग्लास एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है, जबकि एयर ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या है? रेयर मीडियम है। तो इस तरह से हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को डिफाइन करते हैं भाई। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम हमने क्या कहा? इफ इन ए मीडियम एक्स द स्पीड ऑफ लाइट is more than in other medium y, then medium x is called a rarer medium। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, उसको रेयर मीडियम कहा जाता है दूसरे मीडियम y के रेस्पेक्ट में। दूसरा, a rarer medium has a less value of refractive index। तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होती है? ज़्यादा होगी, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आगे हम डिटेल में डिफाइन करेंगे भाई। नेक्स्ट, अ रेयर मीडियम इज सेड टू हैव लोअर वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रेयर मीडियम क्या होगा? जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो लेकिन जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी क्या हो भाई? कम हो। तो तीनों बात एक साथ हम ध्यान रखेंगे इसी रेयर मीडियम के लिए। तो क्या कहा हमने यहाँ पे?
फॉर अ रेयर मीडियम, पहली बात तो हम कहेंगे इट हैज़ लेस ऑप्टिकल डेंसिटी। सेकंड का हम कहेंगे इट हैज़ मोर या हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोर नहीं, ये लेस लिखेंगे भाई, तो इट हैज़ लेस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और तीसरा ध्यान रखेंगे इसमें रेयर मीडियम में, द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन अ रेयर मीडियम। तो ये तीन बातें हमें रेयर मीडियम के बारे में ध्यान रखनी है भाई। लेस ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू होगी, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी इसमें ज़्यादा। और डेंसर मीडियम में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा भाई, इसकी हाई ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, इसमें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी उसमें कम हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे कहा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के लिए डिफाइन कहा हमने जस्ट उसका अपोजिट। तो अ मीडियम एक्स इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन द अदर मीडियम वाई। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो उस मीडियम को क्या कहा जाएगा, फिर डेंसर मीडियम कहा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, जिस दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। ए डेंसर मीडियम हैज़ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। और a denser medium is said to have higher value of optical density, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। तो तीन बातें ध्यान रखेंगे हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के बारे में। तो यहाँ पे जैसे इस टेबल में हमने शो किया भाई कि जैसे एयर है हमारा, तो एयर क्या है, इसकी मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.0003। वैक्यूम का 1 होता है एग्जैक्टली, एयर का थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है। तो एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है, इसलिए ये किसी के रेस्पेक्ट में भी रेयर मीडियम कहे जाएंगे। बाकी सब इसके रेस्पेक्ट में क्या होंगे, डेंसर मीडियम होंगे, क्योंकि बाकी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर से या वैक्यूम से ज़्यादा है। तो ये सब एयर के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, डेंसर मीडियम कहलाएंगे। और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या कर रही है भाई, इंक्रीज कर रही है, तो वैसे वैसे क्या होगा हमारा डेंसर मीडियम क्या होगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी और वो मोर डेंसर मीडियम होता चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो वाटर एयर से ज़्यादा डेंसर मीडियम है, ग्लास वाटर से भी ज़्यादा डेंसर है, बेंजीन कम है थोड़ा, कार्बन डाइसल्फाइड और ज़्यादा डेंसर मीडियम है, और डायमंड इन सब में सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी शो कर रहा है। तो इन सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है भाई। तो ये हमें ध्यान रखना है, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करती है वैसे वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है और मीडियम ज़्यादा डेंसर होता चला जाता है। और जैसे जैसे मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा उसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायमंड का केस अगर हम देखें तो इसकी मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी, हमारी मिनिमम हो जाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करेंगे भाई, म्यू से। तो ये ध्यान रखना है। तो क्या बताया हमने यहाँ पे, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी, अपवर्ड एरो शो कर रहा है कि जैसे जैसे ऑप्टिकल हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमारा डिक्रीज कर रही है। यानी कि ये कह सकते हैं हम एक तरह से कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम में। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एयर का, तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे स्पीड कैसी होगी, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे भाई रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहाँ पे सपोज हमने कहा हमारे पास
कोई रे आ रही है, ये हमारा रेयर मीडियम है भाई। रेयर मीडियम में फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एयर ले लिया है, और ये दूसरा मीडियम हमारा ये डेंसर मीडियम है। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये ग्लास है भाई, समझने के लिए हमने इसको क्या ले लिया, ग्लास ले लिया। अब हमारी रे ऑफ लाइट हम एयर में इंसिडेंट करा रहे हैं, तो ये एयर में हमारी एक रे ऑफ लाइट आ रही है। आने वाली इनकमिंग रे को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, कौन से मीडियम में आ रही है, एयर में आ रही है। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंटरफेस कहलाती है भाई, जो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस है। तो एयर और ग्लास को सेपरेट कर रही है सरफेस, इसको इंटरफेस कहा जाएगा। इस सरफेस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल है भाई। तो जितने भी एंगल मेजर करेंगे हम इस डिफ्रैक्शन में, वो नॉर्मल से मेजर करेंगे। तो इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल से एंगल है, इसको हम आई से डिनोट करेंगे, और ये क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब एयर से जब ये हमारी ग्लास में एंटर करेगी, तो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या होती है, लेस होती है, तो ये रही हमारी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो ना करके क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। क्यों बेंड करेगी ये, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमारी डिक्रीज कर रही है ग्लास के अंदर। अब ये हमारी क्या कहलाएगी, इसको कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी, इस एंगल को आर से डिनोट किया जाएगा, और ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। तो आई को कहा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आर को कहा हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी भाई, ये हमारी इंसिडेंट रे कहलाएगी। जितने भी एंगल मेजर करेंगे हम नॉर्मल से मेजर करेंगे। तो जब भी किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जाएगी, तो रे ऑफ लाइट कहाँ बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो क्या कहा हमने, when a ray of light goes from a rarer medium to denser medium, तो क्या होगा भाई, it bends towards normal। तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी वो, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये रेयर से नॉर्मल में आएगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हमारी बेंड हो जाएगी। सेकंड, इफ a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, then it bends away from the normal। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी भाई रिफ्रैक्शन के केस में। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब ली है भाई, तो ये तो वो हमारा ग्लास, ऊपर हमारा जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। यहाँ पे एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया जिससे एंगल हम मेजर कर सकें। अब हमारी सपोज इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में जा रही है भाई, इंसिडेंट रे हमारी जा रही है ग्लास के अंदर। तो ये हमारा ग्लास है के अंदर इंसिडेंट रे है, तो ये इस बार इंसिडेंट रे है भाई, कहाँ आ रही है, ग्लास के अंदर आ रही है। अब ये कहाँ जाना चाह रही है, ग्लास से एयर में। तो एयर हमारा रेयर मीडियम है, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम। तो इस बार कहाँ जा रहे हैं हम, डेंसर टू रेयर। तो जब डेंसर से रेयर में जाएंगे, तो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएंगे, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा ये है, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी भाई। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। इस बार ये इंसिडेंट रे थी, तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल इस बार ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा हमारा, और ये रिफ्रैक्टेड रे है इस बार, इसे क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल से एंगल होगा, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना भाई, रेयर से डेंसर में जाएगी
तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे हमारी बैंड हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे, तो ये हमारा डेफिनेशन हुई है इसकी रिफ्रैक्शन की। द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जो स्ट्रेट लाइन पाथ है लाइट का वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन हमारी लाइट रे की चेंज हो जाएगी। इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है भाई, कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। और जब डेंसर टू रेयरर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है रेयरर मीडियम में, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो ये हमारा कॉज या रीज़न ऑफ रिफ्रैक्शन है भाई। इसके बाद बात करेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो दो लॉज हैं हमारे रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ बहुत ही सिंपल है, क्या कहा हमने, द इंसिडेंट रे, ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये हमारी इंसिडेंट रे है। द रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तो ये हमारा नॉर्मल है। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या होंगे भाई, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर पे आप डायग्राम बनाएंगे तो तीनों पेपर के प्लेन पे लाई करेंगे। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बनाते हैं तो तीनों के तीनों ब्लैक बोर्ड के प्लेन पर लाई करेंगे। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहलाता है। सेकंड लॉ हमारा मेन लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड लॉ में हमने क्या कहा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी हमने क्या कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भाई हमारा आई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, इसका साइन ले लेते हैं हम, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, वो साइन ले लिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कितना है आर, इसका भी क्या लेंगे हम, साइन लेंगे। और इन दोनों का क्या लेंगे हम, साइन आई और साइन आर का रेशियो लेंगे। तो ये रेशियो हमेशा क्या आता है हमारा, कांस्टेंट आता है। तो रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जैसे यहाँ पे हमारा कौन सा पेयर है भाई, एक हमने यहाँ मीडियम क्या ले लिया, एयर, और दूसरा मीडियम क्या ले लिया हमने, ग्लास। तो ये जो पेयर बना ग्लास और एयर का, इस पेयर के लिए क्या कहलाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आएगा जो कि कांस्टेंट होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। और इसको लिखते कैसे हैं, ये कहलाएगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल एयर हमारा फर्स्ट मीडियम है भाई, और ग्लास हमारा सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम का मतलब जिसके अंदर रे ऑफ लाइट हमारी इंसिडेंट आपने कराई है, जिसके अंदर रे ऑफ लाइट आ रही है। और सेकंड मीडियम कौन सा कहलाएगा, जिसके अंदर रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कहलाएगा जिसके अंदर रे ऑफ लाइट जा रही है। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे भाई, म्यू टू लिखेंगे हम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो राइट साइड में लिखा जाएगा और जिसके रेस्पेक्ट में है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। तो लेंगे किसका, जिसके अंदर रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, और किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम, म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है भाई। तो ये हमारा सेकंड लॉ क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। तो देखो हमने क्या कहा था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन for light of given color is constant for a given pair of media, and this constant is known as refractive index for the given pair of media, and this law is called Snell's law। ये important बात है भाई, Snell's law के बारे में पूछे तो सेकंड लॉ को क्या कहा जाता है भाई, सेकंड लॉ को ही Snell's law कहा जाता है। ये हमारा मेन लॉ है रिफ्रैक्शन का। तो क्या कहा हमने, एक बार फिर देख लेते हैं इसको, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये कहलाएगा रेशियो ऑफ
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लिखा कैसे जाएगा इसको? μ2 जिसका होगा वो राइट साइड में, जिसके रेस्पेक्ट में होगा लेफ्ट साइड में। इसको इस म्यू से भी डिनोट करते हैं, इसको एन से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको μ2/μ1 भी लिखा जाता है, इसका मतलब भी वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस तरह इसको क्या लिख सकते हैं? n2/n1 भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये लॉ क्या कहलाएगा अभी हमारा? इसी लॉ को कहेंगे हम स्नेल्स लॉ। इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसको हम यूज़ करेंगे भाई। तो ध्यान रखेंगे हमारा जो μ2/1 क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और किसके इक्वल होगा ये? sin i/sin r के इक्वल होगा, जहाँ पे i एंगल ऑफ इंसिडेंस है, r हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है भाई। इसके बाद डिफाइन करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो एक तो डेफिनेशन यही बन गई भाई, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दूसरी डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं, द एक्सटेंट टू विच द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे takes place when it passes from one medium to another is expressed in terms of refractive index। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा भाई एक मीडियम तो हमारे पास ये है, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर ले लें, ग्लास ले लें आप, तो फॉर एग्जांपल ग्लास है हमारे पास ये, और यहाँ पे एयर है। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, ये हमारी इंसिडेंट रे है भाई, और जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। उसके बाद आपने एक मीडियम यहाँ पे एक बार और इस तरह से कोई दूसरा मीडियम लिया, इस बार सपोज क्या है यहाँ पे हमारा वाटर है भाई, ये ऊपर क्या है? फिर एयर है, यहाँ पे फिर नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, ये फिर इंसिडेंट रे आप लेकर आए, और ये फिर हमारा टुवर्ड्स क्या हो गई? नॉर्मल, हमारी टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई हमारी रे ऑफ लाइट। तो हमें ये देखना है कि रे ऑफ लाइट जो बैंड होगी, यानी कि जो पाथ ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने किसको डिफाइन किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर पाथ ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ लाइट में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। तो क्या कहा हमने कहा मोर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए मीडियम, मोर will be the change in the direction of light for a given angle of incidence। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने क्या कर दिया भाई? फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री, और यहाँ भी कितना है हमारे पास? 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमारा चेंज कितना हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री, और ये कितना आ रहा है? 35 डिग्री। तो ज़्यादा चेंज कहाँ पे हुआ? या उल्टा कर लेते हैं भाई, ग्लास के केस में ज़्यादा चेंज होता है। तो सपोज़ हमारा यहाँ पर जो चेंज हुआ है ये 35 डिग्री है, और ये कितना है? अच्छा 35, और ये कितना है? मान लिया ये 38 है भाई। तो ज़्यादा चेंज कहाँ हुआ? देखो 45 से 35, तो यहाँ 10 डिग्री का चेंज आया भाई, और यहाँ 45 से कितना? 38। तो यहाँ पे कितना चेंज आया हमारे पास? सिर्फ कितना?
7 डिग्री का चेंज आया है। तो ज़्यादा चेंज कहाँ है यहाँ पर? तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा भाई? ग्लास का होगा। और यहाँ पे कम चेंज आया है तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कैसा होगा? कम होगा। तो ध्यान देंगे भाई, जहाँ पर ज़्यादा चेंज आएगा तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म से ये पता करते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन में चेंज ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो वही हमने कहा यहाँ पर, द एक्सटेंट टू विच द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे टेक्स प्लेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डायरेक्शन ऑफ लाइट में ज़्यादा चेंज करेगा भाई। उसके बाद द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर और वैक्यूम इज मिनिमम, ये देख चुके हैं हम भाई, 1 के आसपास वैल्यू होती है। और आगे कहा हमने, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन मीडियम मोर ऑप्टिकल डेंसर द मीडियम इज। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही डेंसर हमारा मीडियम कहलाएगा, और उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है तो जो राइट साइड में लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में कहा जाता है। तो ये कहलाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये हम पढ़ चुके हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई इसको? μ2 अपॉन μ1, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये ध्यान रखेंगे भाई, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिया जाए तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है, और उसको सिंपल क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं। म्यू का मतलब हमने एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मीडियम 1 है हमारा, ये क्या है भाई? एयर हो जाए या वैक्यूम हो जाए, और दूसरा मीडियम जो हमारा ये कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जांपल ग्लास हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, जिसको हम सिंपल म्यू से डिनोट कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो पहले की तरह देखो हमने क्या कहा भाई, यहाँ पे हमारा ये रेयर मीडियम है और ये वाला मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है। ये हमारी इंसिडेंट रे है यहाँ पर, ये वाली, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली। इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी, इसको क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। ये आर हमारा क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो आर को कहा हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें पता है रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भाई? ज़्यादा होती है, तो इसको हमने v1 से डिनोट किया है। और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को हम कहाँ से डिनोट कर रहे हैं? v2 से डिनोट कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कैसे डिफाइन किया जाता है भाई? तो देखो, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमारी, जहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं आप, जो इनकमिंग रे हमारी कहाँ पे है? इस मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v1 है। और जा किसके रही है? दूसरे मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट हमारी एंटर कर रही है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी हमारी? v2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम का मतलब जिस मीडियम में हमारी इंसिडेंट रे है, जहाँ से आप रे को लेकर आ रहे हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमारी एंटर करे। तो हमारा क्या बना भाई? किस तरह से डिफाइन किया हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी हमारी? v1, तो न्यूमरेटर में v1 आएगा। और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v2, तो डिनोमिनेटर में v2 आएगा। तो ध्यान रखेंगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो जिसके रेस्पेक्ट में है उसमें स्पीड हमारी न्यूमरेटर में आएगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसमें स्पीड हमारी डिनोमिनेटर में आएगी। यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा? हमारे पास एक मीडियम ग्लास है और एक मीडियम हमारे पास क्या है? एयर। तो इसको कहा हमने एयर,
और इसको कहा हमने ग्लास। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। इसको हम ले रहे हैं फर्स्ट मीडियम भाई, क्योंकि इसमें हम इंसिडेंट ले लेंगे, और इसको ले रहे हैं हम सेकंड मीडियम, क्योंकि इसके अंदर हम क्या लेंगे, रिफ्रैक्टेड रे लेंगे। तो ये हमारा मीडियम सेकंड हुआ। अब इंसिडेंट रे लेके आ रहा है आप कहाँ पर भाई, फर्स्ट मीडियम में, और ये रे हमारी टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, हमें पता है। तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी कही आपने, एयर है, तो इसे कहेंगे वी एयर। और जो सेकंड मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या कही आपने, वी इन ग्लास, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है, और जिससे आ रही है उसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास, जिससे आती है उसमें स्पीड ऑफ लाइट न्यूमरेटर में लेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि एयर से आ रही है भाई, और जिसमें जा रही है वो डिनोमिनेटर में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे भाई। जिस मीडियम से आती है उसमें स्पीड कहाँ रहेगी, न्यूमरेटर में, और जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करेगी उसमें स्पीड कहाँ रहेगी, डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा डिफाइन किया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ द फर्स्ट मीडियम इज एयर वैक्यूम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको सिंपल म्यू से डिनोट कर सकते हैं। और वैक्यूम या एयर में स्पीड को हम कहाँ से डिनोट करते हैं भाई, सी से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम सी से डिनोट किया, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इसको हम V2 से डिनोट कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इस बार, C/V2। इसको क्या कहेंगे हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों, क्योंकि फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है, और एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जा सकता है, जिसको सिंपल म्यू से या एन से हम डिनोट कर सकते हैं भाई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो इसको हम जिसका है उस राइट साइड में लिखते हैं भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो एयर से आ रही है तो एयर में स्पीड कहाँ हो जाएगी, न्यूमरेटर में, और ग्लास में जा रही है रे, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो इस बार वाटर का ले रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो एयर से आ रही है तो ये तो न्यूमरेटर में रहेगी स्पीड हमारी सी, और वाटर में जा रही है तो रे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब अगर हमें क्या करना होगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो देखो भाई ध्यान से, ये न्यूमरेटर में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और डिनोमिनेटर में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का यहाँ से फॉर्मूला रखें कितना, C/Vg, तो ये हमने C/Vg रख दिया, और इसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर कहाँ से रखेंगे, ये यहाँ से रख दें कितना, C/Vw, तो ये रख दिया हमने C/Vw, ये हमारा Vw है। तो C से C क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हम C से C हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये Vw कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, Vw/Vg। तो ध्यान रखेंगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या है, एक इन्वर्स रिलेशन है। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन आ रहा है, ग्लास, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है आर्ट वाटर, तो वहाँ कहाँ जा रहा है, न्यूमरेटर में। तो ये इन्वर्स रिलेशन है भाई, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिखाई दे रहा है आपको, ये तो ग्लास है, तो ग्लास इसमें स्पीड कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लिख रहे हैं, तो ग्लास कहाँ आएगा हमारा, ये आएगा राइट साइड में भाई, और किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले को हम कहाँ यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है भाई। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का गिवन है और एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, तो दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है भाई। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा हम। यहाँ पे हमें गिवन है भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इतना है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इतना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कॉमन है, देखो भाई फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में ही सेकंड मीडियम का भी लिया है, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में थर्ड मीडियम का भी लिया गया है, और फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में ही फोर्थ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम। तो हमें ध्यान क्या रखना है भाई, यहाँ पर हमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का राइट साइड वाले का होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हमें यहाँ पे निकालना है। तो जिसका निकालना होता है वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा μ2, और जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। और कॉमन कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 1, तो 1 यहाँ भी लग जाएगा भाई, 1 यहाँ भी लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है थर्ड मीडियम का, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। किस पर रेस्पेक्ट में निकालना है, फोर्थ मीडियम के, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में। और कॉमन कौन है भाई, 1 कॉमन है, तो 1 यहाँ भी आ जाएगा, 1 यहाँ भी आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ मीडियम, तो ये न्यूमरेटर में आएगा, विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, और 1 कॉमन है तो 1 इधर भी लगा देंगे। अब इनकी वैल्यूज आपको दे रखी है उसने, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1.4, तो यहाँ 1.4 आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। इसी तरह ये वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 1.4, ये वाली वैल्यू भाई, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 1.3, तो डिनोमिनेटर 1.3 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 1.3, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 1.6। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सीधा क्या रखेंगे भाई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है वो न्यूमरेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में लेना है वो डिनोमिनेटर में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, अगर 3 मीडियम हमारे पास है, एक एयर है, एक ग्लास है और एक वाटर है, तो एयर कॉमन मीडियम हमने लिया, तो ग्लास का भी हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और वाटर के लिए भी हमने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब उसने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना है भाई 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इसकी वैल्यू कितनी है 4/3। आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा। तो हमें पता है भाई किसका है ये, ग्लास का, तो जिसका होता है वो न्यूमरेटर में आता है, और किसके रेस्पेक्ट में वाटर के, तो वो डिनोमिनेटर में आता है। और कॉमन कौन है यहाँ पे, एयर, तो एयर इसके साथ भी और इसके साथ भी अटैच करेंगे। ये वैल्यूज आपको दे रखी है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपको 3/2, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4/3। तो ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी भी कितनी भी 9/8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको निकालना है तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया भाई, ये वैल्यू 9/8 हमारे पास आ चुकी है। अगर उल्टा कह दे वो आपसे, अगर वो कह दे आपसे कि मुझे तो पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पता करना है, तो आपको पता है भाई किसका है इस बार, वाटर का, तो जिसका होता है वो कहाँ आएगा न्यूमरेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में वो कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में। कॉमन कौन है, एयर, तो वैल्यू इनकी पुट कर देंगे भाई। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4/3, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी ग्लास की वैल्यू कितनी 3/2। तो इस बार जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये 8/9 आ जाएगी। ये हमें वैसे ही पता भाई इन दोनों में क्या होता है, आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब अगर आपने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितना है भाई, ये हमारा 9/8 है, तो ऑब्वियस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो जाएगा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि इसको अगर ये पता है आपको तो इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल ले लो आप, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक दूसरे के क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल की बात करें भाई हम, तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो सिंपल हमें देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, क्या था भाई, अगर हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि हमें 2 मीडियम दे रखे हैं ग्लास और एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कैसे डिफाइन किया था भाई हमने, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, एयर के, तो जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आती है न्यूमरेटर में, और जिसका लेते हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आती है हमारी डिनोमिनेटर में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास।
अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दे रखा है भाई, 1.5 दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ही हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको वीजी लिख लेते हैं, हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वीजी कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, 1.5 से 2 टाइम्स ही चला जाएगा भाई, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में जो हमारा रिलेशन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा इसने द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। आगे कहा उसने एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन एल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन एल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये कितना गिवन है हमें, 5/3। तो ये 5/3 हो गया। पूछा क्या है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो फॉर्मूला सीधा लगाएंगे भाई, राइट साइड में किसका, एल्कोहल का, तो ये न्यूमरेटर में आता है। विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। कॉमन कौन है भाई, एयर कॉमन है, तो एयर यहाँ भी लगा देंगे, एयर यहाँ भी लगा देंगे। दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है भाई 5/3, और ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 4/3। तो 3 से 3 हमारा कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 5/4। तो ये आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो इस बार कहा उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना है हमारे पास, ये 3/2 है भाई। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना है, 3/4 है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमें क्या पता लग रहा है कि कॉमन जो है ये एयर के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ पे एयर का ले रखा है वाटर के रेस्पेक्ट में। तो इससे पहले क्या करो, इसको भी सही करो, इसको एयर के रेस्पेक्ट में बनाओ। तो इसको उल्टा कर लेंगे तो क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना होता है भाई, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे होता है, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, ये वैल्यू आपको दे रखी है 3/4। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा 4/3 हो जाएगा। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी एयर के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी एयर के रेस्पेक्ट में, तो एयर अब हमारा कॉमन हो चुका है भाई। तो अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना ईजी हो जाएगा। अब हम ये कैलकुलेट करना है, तो क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का ले रहे हैं तो ग्लास तो आ जाएगा न्यूमरेटर में भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और वाटर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वाटर का आएगा डिनोमिनेटर में, और कॉमन कौन है, एयर, तो एयर कॉमन लगाएं। दोनों की वैल्यू हमें पता है भाई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ग्लास की दे रखी है 3/2, और वाटर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3/4। तो ये हमारे पास 3 से 3 तो क्या हो जाएगा भाई, 3/2 है, और ये कितना 4/3 है भाई, ये वैल्यू ये है 4/3। तो इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू कौन सी रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, और ये कितनी है हमारे पास, 4/3। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4/3। तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, ये हो जाएगा 9/8। तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व इजिली कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार इसने कहा है वी हैव 3 मीडिया, वाटर, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड, इन विच ऑफ दीज डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। तो हमें क्या पता है भाई, हमें पता है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। तो क्या कहा हमने कहा लेसर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर
a medium higher will be the speed of light in that medium। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। हम देख चुके हैं भाई। तो यहाँ पे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिखाई दे रहा है भाई, ये वैल्यू सही कर लेते हैं, ये हमारी 1.3 है भाई। तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किसका है यहाँ पर, वाटर का है। तो ऑब्वियस है वाटर में क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन वाटर, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.33। हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रेवल इन वाटर देन इन डायमंड। तो ये तो हमें पता लग गया क्वेश्चन देख के ही कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा वाटर के लिए क्या है, कम है भाई। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितनी ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड से। तो हमने कहा सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं भाई VW से, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इसको हम डिनोट कर रहे हैं VD से। और हमें फॉर्मूला क्या पता है भाई, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये हम पढ़ चुके हैं भाई, इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर ये कितना हो जाएगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट मीडियम एयर है हमारा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर डिवाइड करूँ मैं, तो डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलने वाला है भाई, तो मैंने कहा इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे भाई हम, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में इक्वेशन 1 में ये है हमारे पास, और इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है भाई, ये है। तो ये VA से VA तो कैंसिल हो जाएगा, ये VD हमारा न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये आ जाएगा VD अपॉन VW। ये वैल्यू हमें दे रखी है भाई, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1.33, और ये वैल्यू भी हमें दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर दे रखा है हमें कितना 2.42, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है हमें 1.33। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रेवल इन वाटर देन इन डायमंड। तो हमें VW कैलकुलेट करना है भाई। तो VW यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये इधर जाकर कितना हो जाएगा भाई, इसको उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 2.42 अपॉन 1.33, 2.42 अपॉन 1.33, और इधर क्या है हमारा ये, इधर है हमारा ये VD। तो VD यहीं का यहीं रहेगा, तो इनटू VD। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगी 1.82, और ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो क्या कहेंगे आप, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट in water will be 1.82 times the speed of light in diamond। तो देखो भाई वाटर में जो स्पीड होगी वो कितनी ज़्यादा होगी, 1.82 टाइम्स होगी जितनी की डायमंड में स्पीड है। क्यों, क्योंकि वाटर हमारा रेयर मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू डायमंड। तो जो रेयर मीडियम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, हमें ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा इसने फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया X, Y एंड Z आर 20 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली।
इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। तो क्या कहा उसने, जनरल सा पहले डायग्राम बनाते हैं भाई। उसने कहा कि आपके पास 3 मीडियम हमारे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। तो एयर है, या तो फर्स्ट मीडियम तो हमने ले लिया, एयर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो एयर मीडियम तो ले लिया हमने कॉमन। तो फर्स्ट मीडियम हमारा एयर यहाँ पे भी है भाई, एयर यहाँ पे भी है और एयर यहाँ पे भी है। लेकिन सेकंड मीडियम उसने अलग अलग कर दिया भाई, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो हमने कहा यहाँ पे हमारा सेकंड मीडियम कौन है, एक्स, यहाँ सेकंड मीडियम कौन है, वाई, और यहाँ सेकंड मीडियम कौन है, जेड। अब उसने कहा कि जब आपकी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ पे लेंगे उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ पे लेंगे और उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ पे लेंगे। तो सपोज आपने क्या कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ भी कितना है, आई, यहाँ भी कितना है, आई, यहाँ भी आई, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो सब जगह 30 डिग्री होगी, और अगर 45 है तो सब जगह 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने फिक्स कर दिया। तो फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फिक्स कर दिया। अब उसने कहा कि सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपके, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये अलग अलग है भाई। एक्स में कितना है आपका, ये 20 डिग्री है, तो यहाँ पे तो ये 20 डिग्री है, और यहाँ पे कितना है, ये 30 डिग्री है, और यहाँ पे कितना है, ये 45 डिग्री है। तो ये हमारा कितना है, 45 डिग्री। तो तीनों मीडियम में क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है। अब वो कह रहा है कि इनमें तीनों में किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपकी मैक्सिमम होने वाली है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिलेशन देखना है, जो हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन देखना है भाई। तो हमें क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एयर। 3 मीडियम है, तीनों का एयर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एयर कॉमन है भाई फर्स्ट मीडियम तीनों में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कॉमन है, तो साइन आई अपॉन साइन 20। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई में साइन आई तो कॉमन है, यहाँ पे एंगल कितना इस बार 30 डिग्री है, तो अपॉन साइन 30, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है। और यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भाई, थर्ड मीडियम में ये आई है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना इस बार 45, तो ये हो गया साइन 45। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, इसे R1 कह रहा हूँ मैं, तो R1 कितना है भाई, यहाँ पे ये 20 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2 से डिनोट कर रहे हैं, ये 30 डिग्री है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R3 कह रहा हूँ मैं, तो ये कितना 45 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। इसके अलावा हमें एक बात और क्या पता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। कहाँ पे देखेंगे हम, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे भाई। तो ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन थीटा कितना होता है, 0 होता है, साइन 0। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री कर दें तो साइन 30 1/2, यानी वैल्यू बढ़ गई। थीटा की वैल्यू और बढ़ाएं 45, तो साइन 45 भी बढ़ जाएगा। थीटा की वैल्यू और बढ़ाएं 60 कर दें तो साइन 60 और बढ़ जाएगा। और थीटा की वैल्यू 90 कर दें तो साइन थीटा यानी साइन 90 क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये होती है हमारी 1। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चल रहे हैं भाई थीटा की वैल्यू बढ़ाते हुए, तो साइन थीटा भी क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे थीटा आपका 0 से 90 बढ़ रहा है, तो आपका साइन थीटा भी 0 से 1 की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे भाई, on increasing the value of theta from 0 to 90, the value of sin theta also increases from 0 to 1। तो ध्यान देंगे जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे sin थीटा भी बढ़ेगा। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये sin थीटा डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है भाई, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, sin 45 की। और अगर sin 45 सबसे बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी कम हो जाती है। ये हमें ध्यान रखेंगे, ये इन्वर्स रिलेशन है भाई। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इनमें मिनिमम कौन सा हुआ, ये मिनिमम हो गया। तो क्या कहेंगे हम, देयरफॉर म्यू जेड विल बी मिनिमम।
ये हमारा मिनिमम होगा भाई, और ये क्या होगा हमारा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे कम है, तो ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब जब हमें पता लग गया ये सबसे मिनिमम है, तो अब हम स्पीड का रिलेशन देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो मुझे पता है जो रिलेशन होता है, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो कैसे लिखते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो जो स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वो भी क्या है भाई, इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि अगर ये वैल्यू कम है तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और ये अगर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या आएगी, हमारी मैक्सिमम आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसके लिए है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसके लिए है यहाँ पर, ये है Z मीडियम के लिए। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम। तो हम क्या कहेंगे, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम Z is minimum, therefore speed of light in medium Z will be maximum। तो ध्यान रखेंगे भाई, जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम कब होगा भाई, जब डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। तो sin 45 की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो इसलिए ये म्यू जेड हमारा मिनिमम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। तो उसने कहा ये आपके पास ग्लास स्लैब है भाई, तो इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू एयर, कोई भी मीडियम ना दिया हो उसने, तो हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में लेते हैं भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है उसने, √2 दे रखा है यहाँ पे। और आगे क्या कहा उसने कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आपका 30 डिग्री है, और क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही हमें कैलकुलेट करना है। तो सीधा क्या लगाते हैं हम, स्नेल्स लॉ लगाते हैं भाई। स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारा, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, sin I अपॉन sin R। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, √2, ये √2 दे रखा है भाई क्वेश्चन में आपको। और sin I, तो I तो हमें कैलकुलेट करना है, sin R कितना दे रखा है मुझे, R दे रखा है भाई यहाँ पे क्वेश्चन में, कितना ये दे रखा है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin I इज इक्वल टू √2, और ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे sin 30। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ये होती है 1/2। तो ये 2 √2 से कितने, √2 टाइम चला जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 1/√2, और लेफ्ट साइड में क्या हमारा है, sin I है। अब हमें पता है 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है भाई, ये sin 45 की वैल्यू होती है। तो sin I इज इक्वल टू कितना हो गया, sin 45। तो दोनों साइड से साइन अगर आप हटा दें तो कितना बचेगा, I इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमें कैलकुलेट करना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इसमें हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे भाई, स्पीड से रिलेटेड, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, या किस तरह से मीडिया चेंज करने पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल्स एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं भाई। लेंस भी एक लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, लेंस के कॉन्सेप्ट और लेंस के न्यूमेरिकल। तो अगर आपको वो लेक्चर देखने हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं भाई। वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें भाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन आई एंड कलर वाला जो हमारा चैप्टर है भाई।